हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा अपडेट्स पर मैं वेलकम करता हूं। ये जो वीडियो है दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर के बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के इन बच्चों के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों हम आपके जो सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थियरी, इस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जानेंगे, उसके सोल्यूशन को जानेंगे कि किस तरह से आपको आंसर राइटिंग लिखनी है, आंसर लिखना है, और जो एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको वीडियो का जो अपडेट है, नोटिफिकेशन है, ये आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो दोस्तों पहले बता दें थोड़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि टोटल यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे और 10 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको बताए जाएंगे कि किस तरह से आपको आंसर लिखना है। और यहाँ पे चाहे आप हिंदी मीडियम के हो, इंग्लिश मीडियम के हो, आप सभी लोग यहाँ पे इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन पेपर है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थियरी, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, डिसिप्लिन सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर। आप सभी का 90 नंबर का पेपर आएगा। 3 घंटे का आप सभी को एग्जामिनेशन में टाइमिंग मिलेगी। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए। इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे आप सबसे पहले अच्छी तरह से समझ लीजिए कि आप सभी का जो ये क्वेश्चन पेपर है, इसके राइट कॉर्नर में आपको अपने रोल नंबर लिखना होता है। रोल नंबर आपके जो एडमिट कार्ड होगा उसके ऊपर दिया रहेगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। टोटल यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चंस दिए रहेंगे। 10 क्वेश्चंस में से कोई 5 क्वेश्चंस ही आपको अटैम्प्ट करने होंगे, और हर एक क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो इक्वल रहेंगे। ये इंस्ट्रक्शंस में यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी प्रश्नों के अंक जो हैं समान रहेंगे, और आंसर जो है दोस्तों आप लिखेंगे किसी एक ही लैंग्वेज में लिखेंगे। या तो आप पूरा पेपर हिंदी में लिखिए या फिर आप पूरा पेपर इंग्लिश में लिखिए। अगर यहाँ पे आप इंग्लिश मीडियम में आपने जो है एडमिशन फॉर्म फिरते वक्त आपने अपनी लैंग्वेज, अपना जो मीडियम है इंग्लिश मीडियम चूज़ किया था, लेकिन आपको पेपर हिंदी मीडियम में लिखना, तो आप पेपर हिंदी मीडियम में लिख सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि आपको पूरा पेपर फिर हिंदी में लिखना होगा। और अगर आप हिंदी मीडियम के हैं और आप इंग्लिश में आंसर राइटिंग लिखना चाहते हैं, आप लिख सकते हैं। बस पूरा पेपर आपको हिंदी या किसी इंग्लिश में से किसी एक लैंग्वेज में आपको पूरा करना पड़ेगा। तो अभी पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं पूछा गया है कि पॉलिटिकल थियरी क्या है, व्हाट इज़ पॉलिटिकल थियरी, राजनीतिक सिद्धांत क्या है और इसके फंक्शंस क्या क्या है, राजनीतिक सिद्धांत के कार्य कौन से हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने, अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोज़ को देखा हो जिसमें मैंने आपको 1-2 लेक्चर्स दिए हैं कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है, राजनीति क्या है, तो उन वीडियो में मैंने आपको पहले ही बताया था कि राजनीतिक सिद्धांत से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, और पूछा जाता है कि क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो इसके सॉल्यूशन के देखते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत होता क्या है, उसके कार्य कौन कौन से हैं। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो, इंग्लिश मीडियम को, दोनों लैंग्वेज के आंसर यहाँ पे आपको दिखाए जाएंगे। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आंसर दिया गया है कि पॉलिटिकल थियरी क्या है, उसके बारे में दिया गया है। कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो कि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। पावर एंड अथॉरिटी है, जस्टिस एंड इक्वलिटी है, लिबर्टी एंड राइट्स है, डेमोक्रेसी एंड स्टेट्स है, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लिखनी होंगी। फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल थियरी क्या है, कौन कौन से यहाँ पे कार्य हैं, जैसे डिस्क्रिप्टिव फंक्शंस है, क्रिटिकल फंक्शंस है, रिकन्स्ट्रक्टिव एंड नॉर्मेटिव फंक्शंस है, इसके अलावा क्राइटेरिया ऑफ कंसेप्ट है, प्रेडिक्टिविटी फंक्शन है, गाइड टू पॉलिटिकल एक्शंस है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हिंदी में यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले देखेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है। राजनीतिक सिद्धांत दोस्तों राजनीतिक विज्ञान की वह शाखा होती है जो राजनीतिक प्रणालियों, संस्थाओं और व्यवहार को आधार प्रदान करने वाले जो मौलिक विचार हैं, उनकी अवधारणाएं हैं, उनके सिद्धांतों, उनके व्यवस्थित रूप से अध्ययन करती है। बेसिकली राजनीतिक सिद्धांत क्या है, ये एक राजनीतिक विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत आप इनकी जितनी भी व्यवस्थाएँ हैं, चाहे वो मौलिक विचार हो, अवधारणाएं हो, किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर या कोई भी सिद्धांत हो, उनको यहाँ पे आप उनका अध्ययन करते हैं। और राजनीतिक जो दर्शन है ये क्या होना चाहिए, इससे एक संबंधित रखता है। और अनुभवात्मक जो राजनीतिक विज्ञान है जो क्या है उसके से संबंधित यहाँ पे रखता है, और इनके बीच में राजनीतिक सिद्धांत एक सेतु के तरह काम करता है। अब यहाँ पे कुछ मुख्य विचार दिए गए हैं, जैसे शक्ति और सत्ता है, न्याय और समानता है, स्वतंत्रता और अधिकार है, लोकतंत्र और राज्य है, एक अच्छे जीवन और अच्छे समाज की प्रगति। ये कुछ ऐसे यहाँ पे विचार दिए गए हैं जिनके बारे में यहाँ पे आप 2-3 लाइन आराम से लिख सकते हैं। शक्ति और सत्ता क्या होती है इसके बारे में आप बता सकते हैं। राजनीतिक सिद्धांत की जो अवधारणाएं हैं, विश्लेषण करना, उनकी आलोचना करना और उनका पुनर्निर्माण करना, ये सारे के सारी चीज़ें शामिल होती हैं। जबकि यहाँ पे ये भी जांच की जाती है कि जो राजनीतिक प्रणालियों कैसे कार्य करती है, उन्हें कैसे करना चाहिए।
अब यहाँ पे आपको राजनीतिक सिद्धांत के कार्य बताए गए हैं, क्या क्या इसके कार्य या प्रकार्य पूछा जाए तो आपको यही सारी चीज़ें लिखनी है। मुख्य रूप से यहाँ पे राजनीतिक सिद्धांत को अगर आप समझेंगे तो ये काफ़ी बहुआयामी है और इसमें अक्सर जो वर्णनात्मक है, आलोचनात्मक है और पुनर्निर्माणकारी या मानक कार्यों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो लेक्चर्स लिए थे उसमें आपको बता दिए थे। वर्णनात्मक कार्य क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव फंक्शंस क्या होता है, ये उन राजनीतिक घटनाओं या उन वास्तविकताओं और न्याय या लोकतंत्र जैसी प्रमुख अवधारणाओं को व्यवस्थित विवरण और व्याख्या प्रस्तुत करता है, जिसके लिए अक्सर ऐसी ऐतिहासिक अनुभवज डेटा का प्रयोग किया जाता है। डिस्क्रिप्टिव जो फंक्शन होता है ये सोचता है, इसका मतलब यह है कि कैसा क्या करना चाहिए जिससे हमारा समाज अच्छा हो सके, उसके बारे में यहाँ पे ये बात करता है। आलोचनात्मक कार्य क्या है, क्रिटिकल फंक्शन क्या है, ये मौजूद राजनीतिक संस्थाएं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी यहाँ पे रिचुअल्स हैं, जितने भी यहाँ पे जो थॉट्स हैं, चाहे वो उदारवादी हो, समाजवादी हो, वो एक स्थापित, इनका जो विचारधारा का एक जो स्थापित नैतिक और जो मानक मानदंड होते हैं, इसके आधार पर आलोचनात्मक परीक्षण और मूल्यांकन करता है। किस तरह से आप किसी चीज़ को कितना क्रिटिसाइज़ करेंगे उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया जाता है। पुनर्निर्माणकारी या फिर हम मानक कार्य समझ सकते हैं, नॉर्मेटिव या फिर कंस्ट्रक्टिव, ये निर्धारित करता है कि क्या होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हमारे समाज में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे हमारा समाज अच्छा हो सके, उन सब चीज़ों के बारे में ये बात करता है। अगला क्या है कि अवधारणाओं की स्पष्टता होती है। ये राजनीतिक विमर्श और कार्यवाही को सुविधाजनक बनाने के लिए जो मूर्त राजनीतिक अवधारणाएँ हैं उनको यहाँ पे अर्थ और अंतर्संबंध को स्पष्ट करने का भी प्रयास करता है। भविष्य कहने वाला कार्य होता है राजनीतिक सिद्धांत, क्योंकि राजनीतिक व्यवहार और प्रवृत्तियों का जो विश्लेषण करके एक अच्छा राजनीतिक सिद्धांत जो होता है भविष्य के राजनीतिक विकास में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है, जिससे चुनौतियों और परिणामों का अनुमान लगाने में मदद मिलता है। राजनीतिक कार्यवाही के लिए मार्गदर्शक होता है। राजनीतिक सिद्धांत क्या है कि हमारे जो राजनीतिक कार्यवाही होती है उनके लिए मार्गदर्शक का एक रूप में काम करता है, चाहे वो नैतिक हो या बौद्धिक आधार हो, इन सभी चीज़ों में जो मार्गदर्शक ये हमारे प्रदान करता है। ये पहला क्वेश्चन का आंसर है। इसी तरह से कि आपको अपने आंसर लिखने हैं और हो सकता है यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको काफ़ी कम दिख रहा हो, कंटेंट जो है तो काफ़ी कम लग रहा हो, लेकिन यहाँ पे पेपर में आपको थोड़ा अगर अच्छी तरह से लिखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन रहेगा और 5 क्वेश्चन्स आपको अटैम्प्ट करने हैं और पेपर आपका जो है 90 मार्क्स का रहेगा, तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको कम से कम अपनी आंसर शीट का जो पहला क्वेश्चन रहेगा इसमें कम से कम आपको 3 से 4 पेज आपको आराम से फिलअप करने होंगे। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जामिन द वेरियस कंसेप्शंस ऑफ द पॉलिटिकल, यानी राजनीति की विभिन्न अवधारणाओं का यहाँ पे आपको परीक्षण करना है। इसका आंसर देखिए। अब यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ पॉइंट के थ्रू बताया गया है कौन कौन से मेन वेज हो सकते हैं जिसके जरिए यहाँ पे आप जो पॉलिटिकल है इसके क्या क्या कंसेप्ट यहाँ पे निकल के आते हैं यूनिवर्सली, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहला क्या है कि द पॉलिटिकल जो है एज अ गवर्नेंस के रूप में यहाँ पे होता है। द पॉलिटिकल जो है एज अ पावर एंड कॉन्फ्लिक्ट के रूप में होता है, एंड पावर एंड द रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के रूप में होता है। द पॉलिटिकल जो होता है एज अ पब्लिक लाइफ के रूप में होता है, या नॉर्मेटिव आइडल के रूप में होता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि राजनीति जो होती है कोई एक एकल चीज़ या कोई सार्वमान्य अवधारणा नहीं होती है, काफ़ी यूनिवर्सल रूप में यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके मुख्य 4 रूप से समझा जा सकता है। जैसे शासन के रूप में राजनीतिक, जिसमें यहाँ पे जितने भी अपने राजनीतिक जो चीज़ है इसका एक सामान्य दृष्टिकोण होता है, जिसमें राजनीति को सरकार, राज्य और सार्वजनिक संस्थाओं के क्षेत्र में मुख्य रूप से समझा जाता है। हमारा जो राजनीतिक होता है सिंपली हम इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं कि राजनीति का मतलब क्या होता है, सरकार है, राज्य और सार्वजनिक संस्थाएं हैं, इनके बीच में किस तरह से ये आपस में काम करते हैं। ये सरकार की जो औपचारिक प्रक्रियाएँ होती हैं इनके ऊपर किस तरह से केंद्रित होती हैं, जैसे चुनाव है, कानून बनाना है, प्रशासन, इन सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर राजनीति एक चीज़ तरह से काम करती है। इसके अलावा शक्ति और संघर्ष के रूप में राजनीति किस तरह से काम करती है, किस तरह के इसके प्रकार हो सकते हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे एक अवधारणा, जो राजनीति है एक अवधारणा के रूप में शक्ति और संघर्ष के समाधान के लिए जो है संघर्ष के रूप में देखती है, क्योंकि अगर औपचारिक संस्थानों से परे अगर किसी भी सामाजिक संपर्क को आप शामिल करते हैं, चाहे वो हित आपस में एक दूसरे के जो हित टकराते हैं, चाहे वो कार्ल स्मिथ हो या फिर मैकियावेली हो जैसे विचारकों ने इस दृष्टिकोण पर जोर दिया है, ये इस बात पर प्रकाश डालता है कि जो राजनीति है ये मौलिक रूप से इस बारे में है कि किसे क्या, कब और कैसे मिलता है। अक्सर ज़बरदस्ती या हेरफेर के माध्यम से ये कहीं ना कहीं दे दिया जाता है या उन्हें हटा दिया जाता है। सार्वजनिक जीवन के रूप में राजनीतिक जो आम जीवन है या सभी के जीवन में, उसमें राजनीतिक का क्या यहाँ पर रोल होता है उसके बारे में बताया गया है। जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में ये परिभाषित करते हैं कि जहाँ नागरिक और जो विचार विमर्श होते हैं वो मिलकर कार्य करते हैं, चाहे वो नागरिक हो, सुदृढ़ हो, संवाद हो, सारे एक जगह पे मिलकर बात करते हैं।
ठीक इसी तरह से अगला पॉइंट है एक मानक आदर्श के रूप में राजनीतिक जो है यहाँ पे कार्य करती है कि जो राजनीति होता है इसका एक स्टैंडर्ड होता है कि कैसा होना चाहिए। ये यहाँ पे सारे लोग मिलकर डिस्कस करते हैं, चाहे वो किसी भी समाज में, चाहे वो प्लेटो हो या जॉन रॉल्स हो। उनका जो वैचारिक न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है, ऐसे कुछ अवधारणाएँ उन्होंने दी हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि एक व्यक्ति को क्या न्याय मिलना चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में वो बात करते हैं। तो ये पूरा आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि व्हाट आर द हिस्टोरिकल, नॉर्मेटिव एंड एम्पिरिकल अप्रोचेस टू पॉलिटिकल थियरी। कि राजनीतिक सिद्धांत के ऐतिहासिक, मानक और जो अनुभवजन्य दृष्टिकोण है वो क्या है, इसको यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ पे आपको इंग्लिश में बताया गया है कि जो पॉलिटिकल थियरी है इसको यहाँ पे किस तरह कौन कौन से अप्रोचेस होते हैं। प्राइमरी रूप से यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 इसके अप्रोचेस होते हैं, हिस्टोरिकल है, नॉर्मेटिव और एम्पिरिकल है। तो इसके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है हिस्टोरिकल अप्रोच क्या है, नॉर्मेटिव अप्रोच क्या है और एम्पिरिकल अप्रोच क्या है। ये यहाँ पर आप एक बार इन्हें रीड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई हैं कि जैसे आपका ऐतिहासिक दृष्टिकोण देखेंगे तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण ये मानता है कि जो राजनीतिक विचार हैं, संस्थाएँ हैं, इनको केवल उनके विशिष्ट ऐतिहासिक संदर्भ में ही समझा जा सकता है। इसके कुछ चीज़ें और पॉइंट्स बताए गए, जैसे केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए, मुख्य विचार क्या होना चाहिए। उदाहरण के लिए यहाँ पे मैकियावेली जो प्रिंस है, इनको समझने के लिए पुनर्जागरण काल के इटली की जो खंडित राजनीतिक स्थिति है इसको जानना आवश्यक है। अगर आप मैकियावेली को समझना चाहते हैं तो उस टाइम पे जो इटली की जो स्थिति थी, राजनीतिक स्थिति थी, उसको बिना जाने आप इसे इनको मैकियावेली को आप जान नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि अभी मैंने बताया कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण जो हिस्टोरिकल अप्रोच है ये उन सभी विचारों या उन सभी संस्थाओं के बारे में बात करता है कि उनके इतिहास में कैसे समझा जाए, इनके केंद्र बिंदु क्या होता है। जैसे अगर आप प्लेटो या होब्स या कार्ल मार्क्स या इनके जो राजनीतिक दार्शनिक हैं इनके रूप में अगर यहाँ पे आप सोचेंगे तो ये चीज़ें बताते हैं कि चाहे वो कोई भी युग हो, लोकतंत्र या राज्य, ऐसी जो अवधारणाएँ इनके विकास की जाँच हम कैसे कर सकते हैं। मुख्य विचार क्या होता है कि विचार का अर्थ समझ के साथ बदल जाता है। जैसे अगर यहाँ पे आप देखेंगे टाइम टू टाइम जो कोई भी विचार होता है वो चेंज होता रहता है, चाहे ऐतिहासिक हो या फिर यहाँ पे आपका आधुनिक हो, हर एक विचार यहाँ पे कहीं ना कहीं चेंज आपको देखने को मिलता है। अगला जो है मानक दृष्टिकोण है, नॉर्मेटिव अप्रोच है, शास्त्रीय है। इसमें मानक दृष्टिकोण जो होता है ये मूल्यों और नैतिकताओं पर केंद्रित होता है कि जैसे किसी भी सरकार को, चाहे आप सरकार की बात कर लो या समाज की बात कर लो, कोई भी सरकारी समाज कैसा होना चाहिए इसके बारे में यहाँ पे प्रश्न उठाता है। इसका केंद्र बिंदु यही है कि कोई भी अच्छी राजनीतिक व्यवस्था हम किस प्रकार से कर सकते हैं, किस तरह से हम न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कर सकते हैं, इसके क्या मानक हो सकते हैं, स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, उसको यहाँ पे स्थापित करता है। मुख्य विचार ये होता है कि जो मूल निर्णय होता है इनको कौन देगा, इनके आदर्श क्या होने चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे आप बात करते हैं। और आलोचनात्मक मूल्यांकन जो है इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। बिना आलोचनात्मक के, बिना कोई किसी चीज़ को मूल्यांकन किए बिना आप कोई चीज़ यहाँ पे उसको जो है नहीं बता सकते कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए। उदाहरण के लिए यहाँ पे आप देखेंगे तो जॉन लॉक का जो न्याय का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये पूरी तरह से न्यायपूर्ण समाज के सिद्धांतों को परिभाषित करता है। अगला जो है अनुभाविक दृष्टिकोण है, एम्पिरिकल अप्रोच है या आधुनिक यहाँ पे आप कह सकते हैं। आधुनिकता में जो अवलोकन योग्य है ये वास्तविकता पर केंद्रित करता है। जो अनुभाविक दृष्टिकोण है ये रियलिटी पर डिपेंड करता है। और इसमें जो सरकार होती है ये क्या है आज के टाइम पे, चाहे वो सरकार हो, समाज, इसके ऊपर बात करता है कि आज कोई भी सरकार क्या है। इसमें जो केंद्र बिंदु रहता है वो इस बात का वर्णन करता है कि जो भी भविष्य है या जो भी व्याख्याएं होती हैं, चाहे वो वैज्ञानिक विधियां हो, अवलोकन हो या डेटा विश्लेषण हो, उसका उपयोग करके जो राजनीतिक घटनाएँ हुई हैं उनको हम किस तरह से वहाँ पर व्याख्या कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताता है। और जो मूल निर्णय होता है ये मुक्त सत्यापन योग्य सिद्धांतों का निर्माण करता है, बिना कोई चीज़ या बिना किसी भेदभाव के। यहाँ पे अगर आप कोई चीज़ अच्छी तरह से सत्यापन कर पा रहे हैं, कोई निर्णय ले पा रहे हैं तो वो इस अप्रोच के अंदर आता है। जो मुख्य विचार क्या है, मुख्य विचार ये है कि इसके अंदर निष्पक्षता और प्रमाणीकरण पर जोर देता है। कोई भी चीज़ हो निष्पक्ष होनी चाहिए। इसका लक्ष्य मूल तटस्थ जो सामाजिक विज्ञान है ये बनाना है। और वास्तविक राजनीतिक जो संस्थाएँ होती हैं, चाहे वो मतदाताएँ हैं, नेताएँ हैं, उनके समूह का व्यवहार का अध्ययन करता है। जैसे कि यहाँ पे आप सभी को चुनाव आप जानती हैं, चुनाव जो निष्पक्ष रूप से होने चाहिए, अब वो आपको पता है कैसे होते हैं। उदाहरण के यहाँ पे आप देख सकते हैं मतदान जो पैटर्न है या लोकतांत्रिक जो शासन की स्थिरता होती है, इसको व्याख्या करने के लिए हम सर्वेक्षण और जो सांख्यिकीय विश्लेषण इसका उपयोग हम करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदारवाद के जो ऐतिहासिक विकास है इसका आपको परीक्षण करना है, बताना है कि किस तरह से इनका ऐतिहासिक विकास रहा है उदारवाद का, और इनके सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ आई हैं वो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। अब ये यहाँ पे आपको हिस्टोरिकल ओवरव्यू के बारे में बताया गया है कि कंटेम्प्रेरी जो चैलेंजेस हुए हैं लिबरलिज्म में वो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें क्लासिकल लिबरलिज्म जो कि 17th से 19th सेंचुरी के बीच में क्या क्या रहा है, और सोशल लिबरलिज्म है, इसके अलावा न्यू लिबरलिज्म है जो कि लेट 20th सेंचुरी में क्या क्या चीज़ें रही है वो यहाँ पर आप एक बार रीड आउट कर सकते हैं। पूरा का पूरा PDF आपको देखने को मिल जाएगा। और ये आपका जो चैलेंजेस है, क्या क्या चैलेंज फेस करने पड़े वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे उदारवाद का जो ऐतिहासिक विकास है वो किस तरीके से रहा है, एक उदारवाद का ये बताया गया है सबसे पहले कि उदारवाद जो होता है एक स्वतंत्रता, शासित की सहमति और कानून के समक्ष समानता के सिद्धांतों पर आधारित एक राजनीतिक और नैतिक दर्शन होता है। उदारवाद स्वतंत्रता क्या है, ये एक ऐसा नैतिक दर्शन है जिसमें कोई भी चीज़ किसी भी सहमति पे कानून के समक्ष कोई समानता को लेकर इनके सिद्धांतों पर ये जोर देता है। और इससे जुड़ी 17वीं और 18वीं शताब्दी में जो ज्ञानोदय हुए हैं, जो एनलाइटमेंट हुए हैं, उनको खोजे जा सकते हैं। जैसे कुछ ऐसे विचारक हुए हैं, राजाएं हुए हैं जिनका दैवीय अधिकार था, चर्च के अधिकार को चुनौती देना, ये कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जो कि आपके 17 से लेके 18 सेंचुरी के बीच में वो घटित हुई हैं। सबसे पहला क्या है कि शास्त्रीय उदारवाद। शास्त्रीय उदारवाद क्या है कि उदारवाद के इस शुरुआती रूप में जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो सीमित सरकार और एक मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था पर जोर दिया गया है। 17 से 19वीं शताब्दी तक देखेंगे शास्त्रीय उदारवाद में जो इंडिविजुअल फ्रीडम होती थी उसको सीमित रखा जाता था और यहाँ पे जो मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था होती थी इस पे जोर दिया जाता। जॉन लॉक और जो एडम स्मिथ जो कि काफ़ी बड़े विचारक हुए हैं और इन्होंने जो प्राकृतिक अधिकार है, निजी संपत्ति है, न्यूनतम राज्य हस्तक्षेप की जो है इन्होंने वकालत की है। जॉन लॉक के अनुसार जो सामाजिक अनुबंध हैं, इनके विचार और स्मिथ के जो अदृश्य हाथ हैं, इनविजिबल हैंड है, इनकी अवधारणा के जो आधुनिक पूंजीवाद और संवैधानिक लोकतंत्र की जो है नींव रखी है। अब दूसरा क्या है, सामाजिक उदारवाद जो कि 20वीं शताब्दी के अंत से लेके 19वीं शताब्दी के अंत से लेके 20वीं शताब्दी तक होता है। जैसे जैसे अगर यहाँ पर आप पढ़े होंगे हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत, जैसे जैसे औद्योगिकरण के कारण जो व्यापक सामाजिक असमानता है, गरीबी बढ़ी है, उदारवाद का एक नया रूप सामने आपको देखने को मिलता है। उसी टाइम पे जो सामाजिक उदारवादी लोग होते थे उन तर्क करते थे कि राज्यों को अपने नागरिकों को कैसी आर्थिक कठिनाइयों से हम बचा सकते हैं, किस तरह से उनको यहाँ पे क्या इनके राज्य की क्या यहाँ पे भूमिका रहती थी उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे जो विचारक हैं इन्होंने गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल जैसे मुद्दों को संबोधित करने के लिए जो सरकारी हस्तक्षेप है इसकी वकालत करना शुरू करते हैं कि किसी भी कंट्री में, किसी भी देश में कोई भी गरीब व्यक्ति, किसी व्यक्ति को शिक्षा या उनके स्वास्थ्य की जो देखभाल करने का जो यहाँ पे जिम्मेदारी है वो सरकार की रहती है, ऐसा यहाँ पे जॉन स्टुअर्ट का मानना था। इसके अलावा थर्ड जो पॉइंट है नव उदारवाद है जो कि 20वीं शताब्दी के अंत तक होती है। इसमें जो नव उदारवाद है कल्याणकारी राज्यों की कथित अतिथियों के खिलाफ एक प्रतिक्रिया के रूप में उभरा और शास्त्रीय उदारवाद के सिद्धांतों की ओर वापसी का प्रतीक था। अब जो शास्त्रीय उदारवाद था, नव उदारवाद में कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो ये मानते थे कि जो शास्त्रीय उदारवाद था कि लोगों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और यहाँ पे जो हमारी इकोनॉमी थी उसके ऊपर जोर देना चाहिए था, सरकार को क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए थी उसके ऊपर यहाँ पे नव उदारवाद में ये कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जो कि वापस वो शास्त्रीय उदारवाद की ओर लौट रहे थे। इसमें मुक्त व्यापार है, निजीकरण है, इसके अलावा जो गैर नियमन है, इन सब चीज़ों के बारे में ये बात करता था। जो मिल्टन फ्रीडमैन है जैसे मुख्य विचारक जो हुए हैं, इन्होंने नीतियाँ, आर्थिक विकास और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को भी बढ़ावा दिया था। अगर आप अपने आंसर राइटिंग में कुछ ऐसे यहाँ पे जो फिलोसोफर्स या दार्शनिक हुए हैं इनका नाम अगर यहाँ पे आप मेंशन करते हैं तो जो आंसर राइटिंग होता है काफ़ी अच्छा या अट्रैक्टिव माना जाता है। तो उदारवाद के यहाँ पे आप सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ आई हैं, पहला है कि बढ़ता अधिनायकवाद और लोक लुभावनवाद था। दूसरा है आर्थिक असमानता थी, पहचान की जो राजनीति और सामाजिक विखंडन था और पर्यावरण संकट था। टोटल ये यहाँ पे कुछ ऐसे 4 से 5 संकट थे जो कि आपको उदारवाद के समय देखने को मिलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कि वाई डज लिबरलिज्म कंसीडर द स्टेट टू बी द नेसेसरी एविल, कि जो उदारवाद है ये राज्य को एक आवश्यक बुराई क्यों मानता है। इसका आंसर यहाँ पे देखते हैं।
क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो उदारवाद है ये किस तरह से जो किसी स्टेट है इसको किस तरह से एक एविल के रूप में यहाँ पे ये मानता है, वो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई हैं। लिमिटेड गवर्नमेंट है, जो उन लोग से क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बताई है उसको यहाँ पे एक बार आप रीड आउट कर सकते हैं। हिंदी में यहाँ पे आप देखेंगे तो राज्यों को आवश्यक बुराई मानने की जो अवधारणा है ये शास्त्रीय उदारवाद के केंद्र में है। जो शास्त्रीय उदारवाद है ये यही मानता था कि जो राज्य है वो नहीं होना चाहिए। ये इस विश्वास से उपजा था कि जो मनुष्य का जीवन है वो स्वतंत्र और संपत्ति के अंतर्निहित अधिकारों के साथ तर्कसंगत प्रणाली है। हालांकि एक शासक जो कि बिना किसी निकाय के प्रकृति की स्थिति में वे अधिकार दूसरों द्वारा उल्लंघन के प्रति संवेदनशील होते हैं, इसलिए कानूनों को लागू करना, उनको निजी संपत्तियों की रक्षा करना, विवादों को सुलझाना और एक राज्य आवश्यक है जो एक स्थिर समाज सुनिश्चित करता है जहां व्यक्ति पनप सकें। तो यहाँ पे जो राजकाल होता था जिसमें राजा वाजा लोग रहते थे उस टाइम के बारे में यहाँ पे थोड़ा बहुत बताया गया है कि उस टाइम पे क्या राज्य की कोई आवश्यकता होती थी। और इसी समय में यहाँ पे बताया गया है कि राज्य को एक बुराई के रूप में क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें जो व्यक्तिगत कार्य होते हैं इसको बाधित करने के लिए, इसको परिमित करने की शक्तियाँ जो होती हैं राज्य के पास होती हैं। इसके ये जो राज्य हैं इनके द्वारा जो बनाए गए कानून हैं, जो नियम हैं, यह हालांकि सब सामान्य भलाई के लिए माने जाते हैं, लेकिन जो नागरिकों को पीड़ित करने के लिए या उनकी स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए भी ये जो राज्य स्टेट्स हैं उन कानूनों का निर्माण करते थे। इसलिए जो उदारवादी लोग थे वो एक सीमित सरकार की वकालत करते थे कि हाँ राज्य जो है केवल इस जगह तक, केवल इस हाथ तक या केवल इस एरिया तक जो है वो यहाँ पे हस्तक्षेप कर सकता है। इसके बाद उसकी यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। उसके बाद यहाँ पे व्यक्ति अपना खुद ही स्वतंत्रता, खुद ही यहाँ पे जो अपने नियम थे, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है या उनके जो अधिकार थे वो यहाँ पे उनको खुद कर सकता था, उसका खुद निर्णय ले सकता था। इसी के परिप्रेक्ष्य में जो जोन लोग हैं जैसे विचारकों ने लेखन लिखा है, जिन्होंने एक सामाजिक अनुबंध की वकालत की है जहां व्यक्ति सुरक्षा के बदले में राज्य को अपनी स्वतंत्रता का केवल एक न्यूनतम हिस्सा सौंपते थे। कि जो व्यक्ति होते हैं वो अपनी स्वतंत्रता, क्योंकि किसी भी समाज में अगर आप कितने भी व्यक्ति रह रहे हैं तो उनकी क्या स्वतंत्रता है, उनकी क्या सुरक्षा है, उसका केवल कुछ ही भाग जो है ये राज्य को सौंप दिया जाता था। और लक्ष्य एक ऐसा राज्य बनाना था जिसमें व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त मजबूत हो, जो व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो पर्याप्त मजबूत हो, लेकिन इतना मजबूत ना हो कि वह अत्याचारी बन जाए। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे कंक्लूजन यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला गया है कि व्हाट आर द मेन क्रिटिसिज्म ऑफ मार्क्सिज्म, कि मार्क्सवादी की क्या प्रमुख आलोचनाएं थीं और व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, और जो राजनीति है इसके अध्ययन में इसके क्या योगदान रहा है कार्ल मार्क्स का, वो यहाँ पे आपको बताना है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको क्रिटिसिज्म के बारे में बताया गया है, मार्क्सिज्म को क्रिटिसाइज़ किया गया है। इसमें कौन कौन से सेवरल पॉइंट्स हैं, प्रैक्टिकली स्टैंडर्ड पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म है, फेल्ड प्रेडिक्शंस है, इसके अलावा टोटलिज्म, इसमें लैक ऑफ वर्केबल एंड मॉडल है। कंट्रीब्यूशन क्या रहा है पॉलिटिक्स में, सबसे पहले देखेंगे तो हिस्टोरिकल जो मटेरियलिज्म है इसके ऊपर इन्होंने बात की है, कॉन्फ्लिक्ट थियोरी जो इन्होंने दी है, और क्लास एंड एनालिटिकल जो कैटेगरी इसके बारे में बताया है, क्रिटिक और कैपिटलिज्म इसके बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया है। मार्क्सवाद की प्रमुख आलोचनाएं में से सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि आर्थिक निर्धारणवाद जो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म है इसकी एक प्रमुख आलोचना ये है कि जो मार्क्सवाद है अत्यधिक निर्धारणवादी है। निर्धारणवादी क्या है कि कोई भी चीज़ यहाँ पे आराम से वो निर्धारित कर देते थे। ये दावा करते थे कि समाज के जो सभी सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलू हैं, जिसे हम अधिरचना या फिर हम सुपर स्ट्रक्चर कह सकते हैं, आर्थिक आधार जो कि उत्पादन के साधन और द्वारा निर्धारित करने होते हैं। आलोचकों का तर्क ये था कि ये मानव व्यवहार को बहुत सरल बनाता है और इतिहास को आकार देने के व्यक्तिगत स्वतंत्रता, विचारों, संस्कृति और राजनीति की भूमिका को भी नज़रअंदाज करता है। तो ये आर्थिक निर्धारणवाद रहता था। अगला क्या है, असफल भविष्यवाणियाँ हैं। कार्ल मार्क्स ने काफ़ी भविष्यवाणियाँ की हैं जिसमें पूंजीवाद को लेकर और आंतरिक जो विरोधाभास है इनके कारण काफ़ी चीज़ें यहाँ पे कही गई हैं। और इन्होंने जिससे जो औद्योगिक राष्ट्र होते थे विश्वव्यापी सर्वहारी क्रांति के बीच में भी हुए हैं, ऐसा मैं ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इसके बजाय पूंजीवाद ने खुद को अनुकूलित किया है और जीवित रखा है। और उनकी जो सैद्धांतिक परिकल्पना इसके विपरीत जो क्रांतियाँ हैं वो अक्सर कृषि प्रधान और कम विकसित देशों में हुई हैं।
ये असफल भविष्यवाणी कुछ इनकी क्रिटिसाइज़ यहाँ पे किया गया है, तो इसके बारे में यहाँ पे आप लिख सकते हैं। सर्वाधिकारवाद है जो कि आपका टोटलिटरिज्म है। मार्क्सवाद ने से प्रेरित विचारधारकों का जो वास्तविक दुनिया में कार्यान्वयन या विशेष रूप से सोवियत संघ और चीन जैसे देशों में अक्सर चाहे वो क्रूर हो अधिन्यायिकतावादी शासन में परिणत हुआ है, जिसने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को दबा दिया है। आज भी अगर आप देखेंगे चीन में हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता को नहीं प्राप्त हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। जितने भी यहाँ पे मानवाधिकार हैं उसका यहाँ पे व्यापक उल्लंघन किया जाता है। एक दलीय राज्य व्यवस्था जो है यहाँ पे बनाई गई है। आलोचकों का तर्क यह है कि जो मार्क्सवाद का विकृति है ये नहीं है, बल्कि इसके मूल सिद्धांतों जैसे सर्वहारा वर्ग की तानाशाही का एक तार्किक परिणाम है। अगला जो क्रिटिसिज्म है ये एक व्यवहार्य मॉडल का अभाव है। मार्क्स ने यह स्पष्ट नहीं किया था कि जो कम्युनिस्ट समाज है वो कैसा कार्य करेगा, उनके अंतिम लक्ष्य क्या रहेंगे कि एक वर्गहीन और राज्य विहीन समाज को जिसमें शासन व्यवस्था कैसी होगी, अर्थव्यवस्था कैसी होगी, सामाजिक संगठन किस तरह से उसको यहाँ पे रखा जाएगा, इसके बारे में यहाँ पे इन्होंने कुछ अच्छी तरह से क्लियर नहीं किया था। अब यहाँ पे आप देखेंगे राजनीति विज्ञान के अध्ययन में क्या क्या इन्होंने योगदान दिया है। सबसे पहला ऐतिहासिक भौतिकवाद है कि ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत के आधार पर समाज का विश्लेषण करने में जो कार्ल मार्क्स इन्होंने काफ़ी अच्छा योगदान दिया है। ये तर्क देते हैं कि जो राजनीतिक घटनाएँ हैं, कानून हैं, सामाजिक मानदंड हैं, इनको समझने के लिए किसी को पहले अंतर्निहित आर्थिक संरचना और उसके उत्पन्न होने वाली जो वर्ग संघर्ष है उसका विश्लेषण करना चाहिए। बिना किसी वर्ग में अगर कोई भी संघर्ष हो रहा है उसका विश्लेषण किए बिना उसे जाने आप कोई भी निर्णय नहीं ले पाएंगे, तो उसके बारे में इन्होंने बताया है। संघर्ष सिद्धांत है, कॉन्फ्लिक्ट थियरी है। मार्क्सवाद जो संघर्ष सिद्धांत है इनका एक मूलभूत स्रोत है जो कि एक प्रमुख समाजशास्त्री और राजनीतिक दृष्टिकोण है। इनका ये मानना था कि जो समाज है एक सामंजस्यपूर्ण नहीं है, बल्कि विभिन्न समूहों विशेष रूप से सामाजिक वर्गों के बीच शक्ति और संसाधनों के लिए एक निरंतर संघर्ष द्वारा परिभाषित होता है। ये ढांचा शक्ति की जो गतिशीलता है, असमानता है और सामाजिक परिवर्तन इसके जो विश्लेषण करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण भी इन्होंने बना हुआ है, इसके बारे में यहाँ पे बात करता है। एक विश्लेषणात्मक श्रेणी के रूप में वर्ग है और आगे जो यहाँ पे पूंजीवाद की आलोचना में इन्होंने काफ़ी अच्छा योगदान दिया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आप बना के रीड आउट करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन इज़ नॉट बॉर्न अ वूमेन बट बिकम्स वन। ये जो स्टेटमेंट दिया गया है इसको यहाँ पे आपको बताना है, स्पष्ट करके आपको बताना है कि स्टेटमेंट से आप एग्री करते हैं या नहीं करते हैं। सबसे पहले जो स्टेटमेंट दी गई है कि वन इज़ नॉट बोर्न अ वुमन बट बिकम्स वन, ये जो फ्रेंच फिलोसोफर है फेमिनिस्ट जो कि साइमन एंड डे बिहेवियर है इन्होंने दिया था और इन्होंने बायोलॉजिकल जो सेक्सेस के बारे में बात की है। और ये यहाँ पे कुछ इनके पॉइंट्स हैं, जेंडर एंड डिस्टिंक्शंस। यहाँ पे इन्होंने जेंडर के बीच में बताया है कि किस तरह से यहाँ पे क्या क्या चीज़ यहाँ पे डिफ्रेंशिएट की गई हैं, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग है कि कोई भी चीज़ चाहे वो सोशलाइजेशन हो या अदर चीज़ें हो या कल्चर एक्सपेक्टेशंस हो, उसको यहाँ पे किस तरह से इम्पैक्टफुल डालती है, इम्प्लीकेशन किसी तरह का किस तरह से होता है वो यहाँ पे आपको बताया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो कि बताया गया है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके बीच में अंतर क्या दिया है। जैसे कोई भी लिंग या जेंडर है इनके बीच में अंतर क्या हो सकता है, चाहे वो जैविक रूप से हो या सामाजिक रूप से हो, किस तरीके से यहाँ पे जो है डिफ्रेंशिएट किया गया है उसको एक बार यहाँ पे आप रीड आउट कर सकते हैं। जैसे ये गुणसूत्र और शारीरिक संरचना और जो हार्मोन्स होते हैं पुरुषों द्वारा और महिलाओं के बीच जैविक अंतर को संदर्भित करता है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बीच में डिफ्रेंशिएट किया गया है, बनने की प्रक्रिया किस तरह से होती है। दोस्तों क्रिटिकली एग्जामिन द सेंट्रल टेनेट्स ऑफ कंजर्वेटिज्म, जो कि यहाँ पे पूछा गया है रूढ़िवाद के जो केंद्रीय सिद्धांत है उसके यहाँ पे आपको आलोचनात्मक परीक्षण करना है। तो इसके आंसर को देखते हैं। तो ये यहाँ पे आपको दोस्तों बताया गया है कि जो आपका सेंट्रल टेनेट्स ऑफ कंजर्वेटिज्म है इसको आप किस तरह से क्रिटिकली एग्जामिन कर सकते हैं। उसका पहला पॉइंट ये है ट्रेडिशन एंड कस्टम के रूप में यहाँ पे आप इसे क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। क्रिटिकल व्यू क्या है वो यहाँ पे आप बता सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ह्यूमन इंटरफ्रेक्शन एंड स्केटिज्म ऑफ रीजन है, इसके बारे में यहाँ पे आप बता सकते हैं। इसके अलावा हायरार्की एंड ऑर्गेनिक सोसाइटी है। द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी एंड ऑर्डर है। तो ये कुछ यहाँ पे पॉइंट्स बताए गए हैं जिन्हें यहाँ पे आप बता सकते हैं। हिंदी में बात करें तो रूढ़िवाद के जो केंद्रीय सिद्धांत है इसके आलोचक परीक्षण यहाँ पे दिए गए हैं कि रूढ़िवाद कौन होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको ये समझना है कि रूढ़िवाद का मतलब क्या होता है। रूढ़िवाद जो होता है एक राजनीतिक और सामाजिक दर्शन होता है, एक तरीका होता है जिसके ज़रिए आम तौर पर जो पारंपरिक संस्थाएँ होती हैं चाहे वो किसी भी संरक्षण को या समाज में तेज़ी से मौलिक
जो मौलिक परिवर्तन है इसके विरोध की यहाँ पे वकालत करते हैं। जो समाज में पुरानी परंपराएं हैं उसका कहीं ना कहीं ये समर्थन करते हैं। जो व्यवस्थाएं चली आ रही हैं उनके ऊपर ये विश्वास करते हैं। तो ये पूरे के पूरी रूढ़िवाद जो है इसका मतलब होता है। अब यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे आप किस तरह से इनका आलोचनात्मक परीक्षण कर सकते हैं। पहला है परंपरा और रीति रिवाज। रूढ़िवादी ये मानते हैं कि जो परंपराएं पिछली पीढ़ियों से सामूहिक बुद्धिमत्ता को समाहित करती हैं, जो चली आ रही हैं, उनको सामाजिक समस्याओं का समय परिक्षणित समाधान प्रस्तुत करती हैं। ये जो रीति रिवाज होते हैं किसी भी संस्थाएं, चाहे वो परिवार हो, चर्च हो या फिर राजतंत्र हो, विरासत में मिली प्रथाओं को मूल्यवान मार्गदर्शन मानते हैं जो सामाजिक स्थिरता और पहचान प्रदान करते हैं। इसमें आपका एक और सब पॉइंट आ जाएगा आलोचनात्मक दृष्टिकोण, जिसमें परंपरा पर जो आधारित निर्भरता है, स्थिरता है, जो आपका स्टैग्नेशन है कि ये जो परंपराएं हैं ये सामाजिक सुधार के लिए होती हैं या इनका कारण बनती हैं, इसके बारे में यहाँ पे बात की जाती है। इसका प्रयोग केवल जो है इसलिए अप्रचलित संस्थाओं या संस्थागत अमान्य या फिर जो असमान शक्ति संरचना है इसके रखरखाव को सही ठहराने के लिए किया जा सकता है। और जो परंपराएं चली आ रही हैं उसे हमेशा से पहले जैसे ही रखना चाहते हैं, तो ये इसका एक दृष्टिकोण हो जाता है। मानवीय अपूर्णता और तर्कवाद पर संदेह है। जो ये रूढ़िवादी हैं इनकी विशेषता ये रहती है कि मानव स्वभाव के बारे में इनका जो गहरा संदेह होता है, ये विश्वास करते हैं कि जो मनुष्य होता है त्रुटिपूर्ण नैतिक रूप से जो है सीमित है और शुद्ध तर्क के बजाय निम्न इच्छाओं से प्रेरित रहता है। ये सिद्धांत ये बताता है कि जो अमूर्त है तार्किक सिद्धांत हैं, इन पर आधारित जितने भी सामाजिक सुधार की बड़ी योजनाएं हुई हैं विफल होने के लिए अभिशाप्त हैं और अक्सर तानाशाही को यहाँ पे जन्म देती हैं। इसका मतलब ये है कि एक मनुष्य जो होता है ये कभी भी अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, कुछ ना कुछ गलतियाँ करता है और उन गलतियों करने के बजाय उनसे कुछ वो सही चीज़ें भी सीखता है। और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि अमूर्त हैं, तार्किक सिद्धांत हैं, इनके ऊपर आधारित कुछ ऐसी योजनाएं बनाते हैं जो कि कभी कभार विफल भी होती हैं। अगर विफल हो जाती हैं तो किस तरह से तानाशाही का रूप लेती हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है। इसका आलोचनात्मक दृष्टिकोण क्या होगा। सबसे पहले निराशावाद जो होते हैं आत्मपूर्ण सेल्फ फुलफिलिंग वाला होता है, क्योंकि इसमें जितने भी सरकारी कार्रवाई होती है इसके माध्यम से जो सामाजिक बुराइयां हैं उसको दूर करने का हम यहाँ पे प्रयास करते हैं। और जितने भी यहाँ पे आलोचना हम करते हैं, चाहे वो मानव प्रगति को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो या नैतिक सुधार को लेकर हो, इनकी क्षमताओं में भी विश्वास जो कि कमी है ये आपको देखने को मिलती है। अगला जो प्रिंसिपल है, क्योंकि यहाँ पे आपको टोटल 3 और 3, 4 और टोटल यहाँ पे 4 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं और उनके बारे में इनका जो क्रिटिसाइज़ है, उनका जो आलोचनात्मक दृष्टिकोण है वो भी यहाँ पे बताया गया है। तो अगला जो है पदानुक्रम है एंड जैविक समाज है। तो रूढ़िवादी जो है जैविक संपूर्ण होता है। किसी भी चीज़ में अगर आप देखेंगे तो रूढ़िवाद मानते थे कि समाज ही हर एक चीज़ होता है, समाज के अंतर्गत आप व्यक्ति का जो विकास कर सकते हैं। इसमें जितनी भी सारी चीज़ें हैं, चाहे वो प्राकृतिक पदानुक्रम हो, इसकी समानता का स्वीकार करते हैं। अगर समाज में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कैसा भी उसका नेचर हो, कैसा भी व्यवहार करता हो, चाहे वो उसका व्यवहार अच्छा हो या बेकार हो, तो उसको लेकर यहाँ पे जो रूढ़िवादी के होते हैं वो इसको यहाँ पे स्वीकार करते हैं। इसमें आलोचनात्मक दृष्टिकोण क्या हो सकता है कि इसमें आप देखेंगे अगर किसी समाज में कोई भी चीज़, चाहे वो किसी व्यक्ति को एक साथ सम्मान नहीं दिया जा रहा है, उसको स्वतंत्रता नहीं दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं एक सामाजिक जो अन्याय देखने को मिलता है। उनके जो अधिकार हैं वो कहीं ना कहीं आपको अवैध यहाँ पे दिखाए जाते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे आपको बता देना है। संपत्ति और व्यवस्था का महत्व है। जितने भी यहाँ पे रूढ़िवादी होते हैं ये संपत्ति स्थिरता, इसकी सुरक्षा, स्वतंत्रता के लिए अति महत्वपूर्ण मानते हैं। नागरिकों के लिए जो हिस्सेदारी होती है, इसके प्रति जो कानून के सम्मान होता है उसको भी यहाँ पे बढ़ावा देती है। कानून व्यवस्था को भी ये प्राथमिकता देते हुए तर्क देते हैं कि जो मानव स्वभाव है इसके विनाशकारी आवेगों को नियंत्रित करने और सभ्यता के लिए आवश्यक है। स्थिरता बनाए रखने के लिए एक मजबूत राज्य आवश्यक है। इसमें इन्होंने जो है राज्य की भूमिका के बारे में थोड़ा बता दिया है कि अगर हम कानून और व्यवस्था को लेकर चलें तो ये जो संपत्ति का अधिकार है या फिर जो आप कह सकते हैं संपत्ति व्यवस्था का जो महत्व है कहीं ना कहीं व्यक्ति के लिए काफ़ी अच्छा होगा। अब इसका आलोचनात्मक दृष्टिकोण क्या होगा कि जो संपत्ति का जो अधिकार है ये अत्यधिक ध्यान सामान्य भलाई की उपेक्षा कर सकता है। क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पर आप सभी को पता ही है अपना जो मौलिक अधिकार है उसमें से संपत्ति का जो अधिकार इसको हटा दिया गया था, और क्यों हटा दिया गया था उसके बारे में यहाँ पर आप थोड़ा बहुत पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोचेस जो कि पॉलिटिकल थियरी में दिए गए हैं, राजनीतिक सिद्धांत में जो उत्तर आधुनिकतावादी दृष्टिकोण है उसी यहाँ पे आलोचनात्मक परीक्षण करना है। 10वें क्वेश्चन में आपको टोटल यहाँ पे 4 टॉपिक्स दिए गए हैं या हेडिंग्स दिए गए हैं। 4 में से किसी 2 टॉपिक्स को आपको एक्सप्लेन करना है, उनके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। चाहे आप अनार्किज्म के ऊपर लिख सकते हैं, पावर के ऊपर लिख सकते हैं, क्लास स्ट्रगल के ऊपर लिख सकते हैं, या फिर कंसेंट एज पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो एक साथ में इन दोनों क्वेश्चंस के जो आंसर वो आपको दिखाए जाएंगे। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको क्रिटिकली एग्जामिन करके बताया गया है कि पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच क्या है। सबसे पहले आपको पॉलिटिकल थियरी में जो पोस्ट मॉडर्न अप्रोच है इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बताना होगा कि अप्रोच क्या है, किस तरह से काम करती है। उसके बारे में बताने के बाद यहाँ पे इसके जो की कंसेप्ट एंड कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे रिजेक्शन ऑफ ग्रैंड नैरेटिव्स है, इसमें आप मेटा नैरेटिव्स लिख सकते हैं। पावर एंड नॉलेज है, इसके अलावा डिकंस्ट्रक्शंस है, फोकस ऑन द मार्जिनलाइज्ड है, ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब इसको किस तरह से क्रिटिसाइज करेंगे, क्या क्या पॉइंट्स देंगे वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। मोरल एंड एपिस्टेमोलॉजिकल रिलेटिविज्म है, और एपोलिटिकल और एंटी पॉलिटिकल स्टैंस है, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन है, एंड ऑब्सक्योर एंड इलस्ट्रेसी लैंग्वेज है। ये इंग्लिश में कुछ पॉइंट्स हैं, इनको यहाँ पे आप टर्म्स दिए गए, इनको यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले राजनीतिक सिद्धांत के लिए जो उत्तर आधुनिकतावादी दृष्टिकोण है, इसकी आधुनिकता की जो मूल मान्यताएं हैं वो एक मौलिक आलोचना है, जिसमें जो सार्वजनिक सत्य हैं, वस्तुनिष्ठ ज्ञान है, तर्क है, सामाजिक प्रगति है, इसमें विश्वास शामिल है। ये सिद्धांत बड़े व्यापक ढांचों जैसे राज्य या अर्थव्यवस्था जो है इससे ध्यान हटाकर जो स्थानीय, खंडित और विमर्श और शक्ति या ज्ञान की जो भूमिका इसके ऊपर केंद्रित करती है। सबसे पहले जो ये आधुनिकतावादी दृष्टिकोण है, सिंपली ये किसी ऐसे जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो आप किसी राज्य को लेकर ले लो या फिर कोई आप अर्थव्यवस्था को ले लो, तो इसके ऊपर इतने ध्यान नहीं देती हैं, बल्कि ये जो स्थानीय चीज़ें होती हैं उसके ऊपर यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देती हैं। सबसे पहले इसकी जो मुख्य अवधारणाएं या जो इसके योगदान हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला क्या है कि महान वृत्तांतों का अस्वीकार है। उत्तर आधुनिकतावादी में जितने भी चिंतक या जितने भी फिलोसोफर्स हुए हैं इतिहास में, जितने राजनीतिक हुए हैं, चाहे वो सार्वभौमिक हो, समग्र सिद्धांत हो जैसे उदारवाद और मार्क्सवाद, इसको यहाँ पे खारिज करता है, इनको एक्सेप्ट नहीं करता है। मुक्ति या जो सत्य के लिए एक एकल या अंतिम मार्ग का दावा करते हैं, ये इन वृत्तांतों को दमनकारी मानते हैं जो स्थानीय और विधि आवाज़ों को चुप करा देते हैं। इनका ये मानना रहता है, महान वृत्तांतों को स्वीकार करते हैं कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने थे तो उसका एक तरीका होता है जो कि सत्य होता है, उसके जरिए आप पा सकते हैं। अगर किसी और आप मार्ग को चूज़ करते हैं तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए एक गलत चीज़ होती है, वो यहाँ पे आप उसे एक्सेप्ट या उसको जो है नहीं पाते हैं। अगला जो है वो शक्ति और ज्ञान है, जो कि आपका मिकल फौकनक्लट है। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं फूको, जो कि शक्ति के पारंपरिक दृष्टिकोण को खारिज करते हैं। फूको एक फिलोसोफर हैं, एक दार्शनिक हैं, जो ये बताते हैं कि जो पारंपरिक दृष्टिकोण है इसको ये यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसका यहाँ पे खंडन करते हैं। जो राज्य से उत्पन्न होती हैं दमनकारी चीज़ें होती हैं, राज्य में कुछ ऐसे अधिकार हैं, कुछ ऐसे रूल्स हैं जो कि यहाँ पे लोगों को मानने पड़ते हैं, भले ही उनका कुछ यहाँ पे विकास हो या फिर उनकी चीज़ें लिए उनके हित में हो या ना हो। अब इसके बजाय ये तर्क देते हैं कि जो शक्ति उत्पादक है ये समाज में फैली हुई है, ये आंतरिक रूप से ज्ञान से जुड़ी हुई है, और हम जो कि सत्य ज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं वह अक्सर प्रमुख शक्ति संबंधों का उत्पाद होता है। उदाहरण के लिए हम चिकित्सा, अपराध विज्ञान और स्वास्थ्य के लिए विमर्श। इसके अलावा विखंडन है, विखंडन को भी यहाँ पे आप अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, चाहे वो न्याय हो, समानता हो, स्वतंत्रता हो, ये किस तरह से किसी समाज में कितनी यहाँ पे इम्पोर्टेंस रहती है वो यहाँ पे आप बता सकते हैं। हाशिए पर पड़े जो लोग होते हैं इनके ऊपर ध्यान देना, चाहे आप लास्ट माइल जो कनेक्टिविटी होती है अगर आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं चाहे वो जाति हो, लिंग हो, निकता हो, इसको लेकर भेदभाव यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अब आलोचनात्मक परीक्षण किया गया, किस तरह से क्रिटिसाइज़ किया गया, वो यहाँ पे सबसे पहला है नैतिक और ज्ञान मीमांसीय सापेक्षवाद है। इसको यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो अपना सार्वभौमिक मानवाधिकार है इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या किन किन लोगों को वोट देने का अधिकार रहेगा, उसके बारे में यहाँ पे आप बता सकते हैं। राजनीति रहित और राजनीति विरोधी रुख यहाँ पे आप बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी
जो आज के टाइम पे देखेंगे उत्तर आधुनिकतावाद में, तो जो सामूहिक राजनीतिक कार्यवाही हैं उसको छोड़ने के लिए कौन कौन से यहाँ पे आप पैमाने यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो न्याय का हो, संस्थागत हो, उनको किस तरह से आप सुधार सकते हो उसके बारे में यहाँ पे बता दिया गया है। आत्मविरोध है, सेल्फ जो यहाँ पे आपका कॉन्ट्राडिक्शन है, इसमें आलोचक ये बताते हैं कि कोई पूर्ण सत्य नहीं है, कोई भी चीज़ जो है वो कम्प्लीटली ट्रुथ नहीं है, ये दावा करते हैं। ये दावा करने के लिए स्वयं जो है एक पूर्ण सत्य दावा है। इसी तरह जो शक्ति और दमन है, इसकी आलोचना करने के कार्य एक अंतर्निहित मानक जो कि दमन गलत है, इस पर भी निर्भर करता है कि कोई भी चीज़ वो कितनी सही है और कितनी गलत है, इस सिद्धांत को यहाँ पे बताता है। अगला जो लास्ट है वो अस्पष्ट और अभिजात्य भाषा है। ये यहाँ पे आप बता सकते हैं कि जो कोई भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो संगन हो, अमूर्त शब्दावली हो, इसके कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ें, इसकी भी अपनी एक अलग पहचान, अपनी एक अलग विशेषता होती है। जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी होती है, उनको हम किस तरह से अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं, उनको कई सारे हम अधिकार या कई सारी चीज़ें होती हैं, वो यहाँ पे हम प्रभाव, उनको किस तरह से हम प्रभावशील कर सकते हैं, वो यहाँ पे बताया गया है। अब ये यहाँ पे आप देख सकते हैं नार्किज्म के बारे में शॉर्ट नोट दिया गया है, पावर के बारे में शॉर्ट नोट दिया गया है, क्लास स्ट्रगल के बारे में शॉर्ट नोट दिया गया है, और कंसेंट एज पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के ऊपर यहाँ पे शॉर्ट नोट्स दिए गए हैं। अराजकता का मतलब क्या होता है, ये आप सभी लोग जानते होंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे जो फिलोसोफर्स हैं, चाहे वो मिखाइल बाकुनिन हो या फिर पीटर कोपेटिकिन हो, इन्होंने अराजकतावाद को लेकर काफ़ी डिफ्रेंशिएट इन्होंने कि अराजकतावाद क्या है, क्रांति क्या है, सरकारी जो मॉडल होता है इसका भी यहाँ पे कई सारी चीज़ों के बारे में बताया है कि भ्रष्टाचार किस तरह से होता है, अराजकतावादी कौन होता है, वो यहाँ पे आप बता सकते हैं। इसके अलावा जो शक्ति है, पावर है, शक्ति हम किसे कहते हैं, शक्ति किसको देनी चाहिए और शक्ति को हम किस तरह से इनका क्रियान्वयन कर सकते हैं, वो यहाँ पे बताया गया है। वर्ग संघर्ष है, क्लास स्ट्रगल है, यहाँ पे आप जानते ही हैं जितने भी, चाहे वो पूंजीपति हो या फिर कोई भी गरीब हो, श्रमिक वर्ग हो, इसमें आपको काफ़ी जो है स्ट्रगल देखने को मिलता है, जो कि आपका श्रमिक वर्ग है। इसमें मार्क्स के अनुसार, मार्क्स ने ये बताया है कि जो राज्य है ये कानून और प्रमुख विचार धाराओं सभी जो वर्ग, चाहे अपने आर्थिक और राजनीतिक वर्चस्व को बनाए रखने और सर्वहारा जो वर्ग है, श्रमिक वर्ग, इसके शोषण करने के लिए उपयोग में किए जाने वाले उपकरण का यूज़ करता है। अगला जो कि राजनीतिक दायित्व के रूप में सहमति है, कंसेंट एज पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है, जिसमें राजनीतिक दायित्व के रूप में ये सहमति व विचार है किसी सरकार का अपने नागरिकों पर अधिकार तभी वैध होता है जब उसे लोगों की सहमति प्राप्त हो। बिना अगर किसी व्यक्ति को आप चुने या अपने आगे के किसी भी गवर्नमेंट में या सरकार में आप उसे चुन लेते हैं, तो उसका जो परिणाम होता है वो आप सभी को अच्छी तरह से पता होता है। ये जो अवधारणा है, जो कंसेप्ट है, ये सामाजिक अनुबंध सिद्धांतों के आधारशिला रखता है, जिसमें फिलोसोफर जॉन लॉक हैं, इन्होंने कुछ विचार दिए हैं। ये सिद्धांत इस बार पर तर्क देता है कि व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा और जो सामाजिक व्यवस्था है इसको बनाए रखने के लिए स्वेच्छा से अपनी कुछ स्वतंत्रता एक सरकार को दे देता है, और वह सहमति हो सकती है स्पष्ट में और मौन में। एक प्रत्यक्ष समझौता जैसे निष्ठा की शपथ या किसी नागरिक का वोट हो सकता है, या फिर यहाँ पे मौन जो कि आपका टैसिट है, इसमें कोई व्यक्ति के राज्य की जो सीमाएं होती है उसके भीतर में रहकर उसके जो लाभ हैं उनके, चाहे वो सड़क हो, सुरक्षा हो, कानून हो, इसकी किस तरह से इच्छा को पूरा कर सकता है उसके बारे में यहाँ पे ये बात करता है। तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया गया है, जो कि अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थियरी का था। ऐसे ही आपको और भी कई सब्जेक्ट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं विद सॉल्यूशंस आपको बताए जाएंगे, जिससे आपका एक एक टॉपिक भी आपका कंप्लीट होता रहेगा। उनसे क्या क्या टॉपिक्स आप हेडिंग्स लिख सकते हैं, सब हेडिंग्स बना सकते हैं, वो सारी चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यही था पूरे इस वीडियो में, और इस वीडियो में दोस्तों भी केवल इतना ही। और आपको कोई और सब्जेक्ट के ऐसे ही आपको नोट्स या फिर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, आपको उनके जो पीडीएफ्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों केवल अभी इतना ही।